काफी एजुकेटेड लोग हैं। बताओ भाई, उधर बात मैं बताओ, आप देश के लिए क्या है? नहीं पता अभी तक, अभी तक यही पता नहीं है हम देश के लिए क्या। यही अगर फंडा क्लियर नहीं है तो आज भी तुम्हारा फंडा क्लियर कर देता हूं। दो तरह से हम देश के काम हैं, दो तरह, एक तो एसेट बनकर और एक लायबिलिटी बनकर। दो ही तरह से आप देश के काम आओगे। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, तो बताएगा लायबिलिटी, एसेट। हाँ भाई, पढ़े लिखे युवा हुआ है, कुछ तो बताओ। हाँ बताओ लड़का, एसेट देंगे। हाँ हाँ, अच्छा लाइब्रेरी। मैं सीधे सीधे फंडा समझा देता हूँ। एसेट मतलब उपयोगी, लायबिलिटी मतलब बोझ। समझ गए? आप देश के दो ही चीजों में काम आओगे, या तो आप देश के ऊपर बोझ बनोगे, अब फ्री का राशन खाओगे, दूसरा एसेट बनोगे, दूसरों के लिए कमाओगे, जो लायबिलिटी है। समझ गए? फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी जो चल रहा है वो कुछ ही तबके की वजह से चल रहा है, जो कमा रहे हैं, जो 30% टैक्स दे रहे हैं, जिनकी कमाई है, वो जो टैक्स देते हैं उनकी वजह से ही सब कुछ चलता है। चलता कि नहीं चलता? अब क्रूड ऑयल के रेट क्या है वैश्विक बाजार में, और हमारे बाजार में क्रूड ऑयल जब फिल्टर होकर आता है, प्यूरिफाई होता है, तो कितना रेट है उसका? आज पेट्रोलियम क्रूड ऑयल विश्व के सबसे निचले स्तर पर है पिछले 25 से 30 साल के। ऐसा है कि नहीं है? पता है कि नहीं है? कितना है बताओ? गर्दन हिलाओ मैं। और 2000 की बात करें, मैं 20-25 साल की बात कर रहा हूँ, तो उस समय में पेट्रोल डीजल के रेट क्या थे और आज क्या है? तो उस समय का जो रेट था क्रूड ऑयल का, आज का रेट बराबर। हाँ, लेबर चार्जेस मैं मानता हूँ बढ़ गए हैं, पर लेकिन अगर आप पेट्रोलियम चीजों के ऊपर देखोगे, क्या क्या चीज टिकी हुई है, क्या क्या चीज उसमें घुसी हुई है, पता है आपको? कौन कौन से टैक्स उसमें घुसे हुए हैं, बता सकता है कोई? एक्साइज ड्यूटी लगती है, और वैट लगता है उसमें, वो तो वैट से, हाँ जीएसटी से बाहर है, वैट लगता है। हाँ, और वो छोड़ो, गवर्नमेंट जो ठोकती है, सेस भी लगता है आजकल सेस भी देते हो अलग अलग। यहाँ पर सटा के मार दे कोई लेफ्ट साइड में सर के ऊपर, तो आपकी आधे से ज्यादा मेमोरी गायब हो जाएगी। मेमोरी पावर लॉस वाला आदमी था, कोई मुझे कुछ बोलता था भूल जाता था, शब्द देखता था तो भूल जाता था, नाम याद करता था भूल जाता था। ये मैं प्रैक्टिकल चीजें मेरे साथ जो हुई है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। सिर्फ एक ही चीज से मैंने सारी की सारी चीजें रिकवर, वो था जो डीप ब्रीथिंग, प्राणायाम और आसन, उसके माध्यम से सारी चीजें मैं आज रिकवर करके आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं ये कहता हूं भाई कि जब मेरे जैसा व्यक्ति टूटा फूटा, फेफड़ा फटा हुआ, हिम्मत हारा हुआ, सबसे ज्यादा तिरस्कृत, क्योंकि जब आप गिरते हो तो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, आपको तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, वो सब झेला, और सिर्फ एक ही चीज से मैं बाहर निकलता चला गया,
वो था स्वयं के ऊपर विश्वास। स्वयं के ऊपर विश्वास तब होगा जब आप हेल्दी होंगे और हेल्दी ब्रेन। वो किससे संभव है? वो संभव है सिर्फ और सिर्फ योग से। बड़े बड़े भाषण तो मैं बहुत सारे कह सकता हूँ, मैंने आज आपकी जानकारी भी की है, वो बताया, जनरल नॉलेज बढ़ाई, बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बढ़ाई। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं, समय हमारे पास बहुत कम रहता है। तो मैं चाहूंगा किसी का कोई सवाल हो तो सवाल पूछे और हम यहीं पे फिर सेशन को विराम देंगे। और जिन भी लोगों को स्वयं के बारे में जानना है, स्वयं के बारे में, वो कल सुबह 5 बजे ऑडिटोरियम आ जाए। और जिसको नहीं जानना है वो अंधकार में जीता, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्यूचर, नोबडी एल्स। अंग्रेजी में बोला है, समझ में आया? मैं हिंदी में समझाऊं, समझ में आ गया? अच्छा, एक और भी चीज मैं आपको बोलता हूं, एनर्जी और थॉट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा सभी को। एनर्जी एंड थॉट्स, योर थॉट्स आर द एनर्जी एंड द एनर्जी फॉलो द थॉट्स। समझना है? अंग्रेजी में बोला है, हिंदी में बताऊं? आपके विचार आपकी ऊर्जा है और हमेशा ऊर्जा आपके विचारों का पालन करती है। योर थॉट, योर एनर्जी क्रिएट योर बिहेवियर, योर बिहेवियर क्रिएट योर इमोशंस एंड फीलिंग, योर इमोशंस एंड फीलिंग क्रिएट योर एटीट्यूड, योर एटीट्यूड क्रिएट your action create your failure or success। सिर्फ एक चीज, क्या? सिर्फ एक विचार ही सारी की सारी चीजों की जड़ है। पॉजिटिव विचार आया, पॉजिटिव विचार ग्रहण किया तो रिजल्ट पॉजिटिव जाएंगे। नेगेटिव विचार धारण किया तो सारे के सारे विचार, सब ऊर्जा, फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड, एक्शन, सब कुछ क्या हो जाएगा? और फिर हम क्या कहेंगे आपको कि आप क्या है देश के लिए? सही है कि नहीं? मैं विराम देता हूं, कहने के लिए बहुत कुछ है, मेरे सेशंस इधर उधर चलते रहते हैं, करता रहता हूं, आप लोगों की सेवाओं में जुड़ा हूं। नौकरी करना चाहता तो मुझे नौकरी की कमी नहीं थी। मुझे लगा मुझे आप जैसे युवाओं की मदद करनी चाहिए, मुझे आप जैसे युवाओं को एक गाइडेड मिसाइल बनाना चाहिए, ना कि मिसगाइडेड मिसाइल। और मैं ये कह रहा था, कल मैं बैठा हुआ कि आज का युवा आधुनिक युग का कालिदास है। आज का युवा आधुनिक युग का कालिदास है। उस कालिदास को तो ये पता ही नहीं था कि जिस टहनी को काट रहा है उस टहनी पर बैठा हुआ है। आपको तो सब कुछ पता है, आप सारे के सारे पढ़े लिखे हो, आपको सब कुछ पता है कि आप किधर जा रहे हो और आपकी गलतियां क्या हैं, सब कुछ पता है आपको। और उसके बाद भी हम कभी सुधरने का या अपने थॉट प्रोसेस को विचार दोबारा रिव्यू करने का, क्या एक्शन ले, क्या करें, उन सब चीजों के बारे में विचार नहीं। तो आज का जो युवा है हमारे देश का, वो पूरी की पूरी तरह मिसगाइडेड मिसाइल है और मिसाइल को खुद के ऊपर ही चला रहा है, किसी और के ऊपर नहीं गिराएगा वो मिसाइल। वो पहले अपने ऊपर गिराएगा, उससे उसका पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व है, कोई और नहीं। तो मैं वही कहूंगा कि अभी भी आपके पास में समय है, समय निकला नहीं है। देश के लिए एसेट्स बने, देश के काम आए, देश आपके कंधों पे चलेगा क्या? अगर वो कंधे कमजोर होंगे, फेफड़े कमजोर होंगे, तो आप इस देश के लिए लायबिलिटी ही बन जाओगे, एसेट्स नहीं बनोगे।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पॉलिटेक्निकल कॉलेज का और हमारे प्रधानाचार्य जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया आपके बीच में बोलने का, अपनी बात रखने का। तो मैं मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आपको देखना जाके देख सकते हैं। और मैं वहाँ पर यही कहता हूँ कि भाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। देखना है देखो, यहाँ पे जीवन बदलना है बदलो, नहीं तो सीधी गली से निकल जाओ। क्योंकि बाकी की जिंदगी आपको बर्बाद करनी है बर्बाद करो, आबाद करनी है आबाद करो। क्योंकि आपके साथ आपका परिवार और परिवार के साथ समाज, समाज के साथ एक जुड़ाव हो। यहाँ पर मैं आपको डांस करके नहीं दिखाने वाला, यहाँ पर मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो सच्चाई है, वही चीज बताऊंगा जो आपके काम की। सुनना है सुने, देखना है देखे, नहीं देखना है जैसे ना। क्योंकि वहां पर मैं किसी को डांस करके नहीं दिखाता, मैं तो डांस करके दिखाता हूं। सच यही है कि हमारी दुर्दशा है, हम दुर्दशा में है कि नहीं। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिंद। अगर मैं कहीं पे इमरजेंसी में हूँ, कुछ है तो मैं दौड़ता नहीं हूँ। इमरजेंसी है कहीं पे, नहीं तो 2012 से लगातार मैं दौड़ रहा हूँ। पिछले कितने साल से? और जो डॉक्टर कहते थे कि तुम ठीक से जी भी नहीं सकते, हर तीसरी सांस खींच कर लेता था, सांस नहीं ली जाती थी। अभी भी चेस्ट वॉल पे लीवर तक 100 से ज्यादा स्प्लिंटर फैले हुए हैं। एक स्प्लिंटर एरोटा और डायफ्राम के बीच में है, जो सांस के साथ ऊपर आता है, सांस के साथ नीचे जाता है। मैं फिर भी नहीं घबराता और रोज 10 किलोमीटर दौड़ता हूं। और आज पहले तो 9 किलोमीटर दौड़ा, 1.5 घंटे योग करवाया, उसके बाद बाकी का जो 12 किलोमीटर था वो पूरा किया। और अब आपके सामने मेरी ऊर्जा कम लग रही है क्या? अभी भी मेरे अंदर क्षमता अभी भी है कि मैं अभी भी 60-70 किलोमीटर अभी भी निकल सकता हूँ आराम से। बस मुझे हाइड्रेशन मिलता रहे। दिल्ली से मुंबई कितना किलोमीटर है? 2700 800 किलोमीटर। हमारे चरण कितने ऊपर है। मैंने पहले ही कहा, मैंने क्या कहा कि सोच लो कि तुम देश के लिए एसेट्स हो, लायबिलिटी। अगर अज्ञान हो तो लायबिलिटी हो, ज्ञानी हो तो एसेट्स। कितने किलोमीटर है? अब हर कोई बोलने से पहले सोचेगा। 1420 किलोमीटर है इंडिया गेट से और गेट पे ऑफ। ट्रेन से जाओगे तो 1600 किलोमीटर राजधानी से। 1420 किलोमीटर मैंने 15 दिन में ठोक दिया दौड़। और आप कहते हो कि हमारे बस का कुछ नहीं। अच्छा मैं पूछूं, मैं अगले 2 दिन यहीं पे बदायूं में ही हूँ 2 दिन। कौन कौन मेरे साथ रोज 10 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता रखता है? महिलाओं में, पुरुषों में, बस तो 5 नहीं भाई, 5 वाला नहीं चाहिए। बन को 10 मैं अगले दिन का नहीं पता मुझे। ये आप क्या करो, देखो मैं तो 21 किलोमीटर करके भी आपके सामने बिल्कुल आराम से खड़ा हूं, ना दर्द है ना टीस है ना कुछ। और अब ज्ञान की भी बात मैंने आपसे की, आप किसी भी टॉपिक को लेकर आओ, मैं हर चीज में आपके साथ में डिबेट कर सकता हूँ आराम से। 2 बार मैंने एमए किया है और अब लॉ कर रहा हूँ। फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं, और अभी भी मैं अपनी स्टडी चालू रखता हूँ। रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ता हूँ। और आप उस 2GB डेटा को इसलिए इस्तेमाल करते हो, आपको खुद पता। अच्छा आयरन मैन पे थे, सॉरी वापिस आते हैं। आयरन मैन
तो मैं अपने बारे में बता रहा था, पे क्या करना पड़ा, एक फेफड़ा चला गया, कान चला गया। 2015 से मैंने मैराथन दौड़ना शुरू किया। मैराथन कितने किलोमीटर की होती है? हाँ भैया बताओ, सोच समझ के बोलना। मैं पहले कह चुका हूं कि आप युवा हैं, देश का भार आपके कंधों पे आने वाला है। अगर आपकी नॉलेज 0 बटा सन्नाटा है तो इसका मतलब यह है कि देश का बंटा भार करने वाले हो आप। कह दो जी हमारा तो फील्ड ही नहीं है, तो नॉलेज तो फील्ड है, ज्ञान तो फील्ड है। अगर कहीं पे देख रहे हो मैराथन हो रही है तो ये तो जानकारी हो कितने किलोमीटर की होती है। हाँ भैया थोड़ा सा ना चरण, अब अगली बार थोड़ा सा ना दिमाग लगा के ताकि मैं जोर से उसको लगा के ना रहे। मैराथन डिस्टेंस होती है 42.195 किलोमीटर। 42.195। 2015 में हाफ मैराथन दौड़ी, 2016 में फुल मैराथन दौड़ी और आज तक लगातार करीब करीब 30 फुल मैराथन दौड़ चुका हूं और 100 से ज्यादा हाफ मैराथन दौड़ चुका हूं। 2021 और 22 में हर संडे 2021 और 2022 2 साल लगातार हर संडे हाफ मैराथन दौड़ा। हर संडे पावन वीक, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, कितनी भी भयंकर से भयंकर बारिश आई है वो मुझे नहीं रोक पाई। तो मैं लोगों से कहता भी हूं कि भाई मैं कागज का नहीं बना जो मुझे पानी बना दे। मैं ऑल वेदर प्रूफ आदमी, तुम किसी भी वेदर में लेकर चलो मैं करके आऊंगा। तो मार्कोस के बारे में बता रहे हैं, मार्कोस के बारे में पता है आपको? पूछेंगे, समय बहुत कम है हमारे पास में। देखिए योग तो आप आओगे तो मैं योग कर पाऊंगा। कल कौन कौन आएगा? कल कौन कौन आएगा? ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम कौन कौन आएगा? सुबह 5 बजे शुरू हो जाएगा, 5 से 7:30। बहुत आनंद आता है, आप करके देखेंगे, गारंटी से नेक्स्ट डे फिर आऊंगा। बोले कौन करे योग? हाँ हम तो है लोग। चलिए उसके बाद मैंने आयरनमैन दौड़ने की तैयारी। आयरनमैन क्या है? आयरनमैन है वर्ल्ड की 1 दिवसीय सबसे कठिन प्रतियोगिता, जिसका कैप मैंने लगाया हुआ है, जिसकी टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, उस पर लिखा होगा, देखो फिनिशर शब्द लिखा होगा। एक टी शर्ट बड़ी महंगी है, ओनली फिनिशर को टावल लपेटते हैं, बोला बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 2018 में साउथ अफ्रीका की है आयरनमैन, लिखा होगा इस पर, कुछ लिखा है नहीं? लिखा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गया आयरनमैन रन करने के लिए। अच्छा डिस्टेंस में बताना नहीं चाहूंगा, आप पढ़ लो। पढ़ने के लिए मुझे मुड़ना पड़ेगा क्योंकि टी शर्ट पे सारा कुछ अंकित है। मुड़ जाऊं मैं भी और फिर मुझे बताना। देखो लिखा हुआ है कुछ? पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? नहीं समझ में आया? क्या हुआ? हाथ रखा हुआ, हाथ तो इधर ही, किधर है? 180 लिखा होगा इधर है, किधर है? किधर? हाँ किधर है? 180 पढ़ लिया? अब बताओ कितना कितना? 3 पॉइंट 180 क्या? पहले वाला बताओ, पहला क्या पढ़ा? ऊपर सबसे ऊपर क्या है? आधा अधूरा मत पढ़ा करो, फिर मौका दे रहा हूं, फिर पढ़ो।
लाइन से पढ़ो, और तीनों चीज मैं फिर पूछूंगा क्या क्या है। चलो फिर से पढ़ो। दिखा, पता चल गया? अब बताओ। हाँ हाँ, बोलो बोलो आओ, क्या लिखा हुआ देखा है? इसमें पहला लिखा होगा 3.8 किलोमीटर स्विम। ये स्विमिंग कहां पर होती है? समुद्र में। जब समुद्र में करते हो तो 3.8 तो एयर में डिस्टेंस नापते हैं। जब आप पानी में जाते हो तो पानी के थपेड़े आपको इधर से उधर और उधर से उधर फेंकते हैं। समुद्र में क्या होता है? हाई वाटर और लो वाटर। समुद्र में क्या होता है? वेव्स गिरती हैं, उन वेव्स को फाड़ते हुए आपको अंदर जाना है समुद्र में, और उन्हीं वेव्स पे चढ़ के फिर वापस आपको समुद्र पर आना। समझ गए? उसके बाद बाहर निकलो, वो भी टाइम है। ऐसा नहीं बोला मेरी तो मर्जी, मैं शाम तक आऊंगा। टाइम है। खत्म करने के बाद साइकिल अपना चेंज करो, साइकिल पे चढ़ो। साइकिल कितनी है? 180.2 किलोमीटर। अब मैक्सिमम यहां पर 30 किलोमीटर साइकिल किसने चलाई है? 30, 40, 40, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे ऊपर वाले 100 वाला कोई है? जिस दिन 100 और 100 पर ऊपर जाओगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। 180 किलोमीटर साइकिल चलानी है आपको, और वो साइकिल नॉर्मल नहीं चलेगी। ये तो फ्लैट है कोर्स, रोड फ्लैट है, वहां पर आपको अप डाउन एलिवेशन है पूरे का पूरे, नॉर्मल नहीं है। 180। अब भाई साहब साइकिल छोड़ दो 180 करने के बाद, अब दौड़ना कितना है? दौड़ना कितना लिखा हुआ है? 42.2 किलोमीटर। और ये तीनों इवेंट बैक टू बैक है, एक के बाद एक। और ऐसा करने वाला मैं देश का पहला डिसेबल्ड आदमी, जिसका फेफड़ा फटा हुआ है और कान से सुनाई नहीं देता, जिसका पैर नहीं है वो आराम से टांग लगा के कर सकता है, कुछ चल सकता है, जिसका फेफड़ा डैमेज हो या वो ठीक से सांस ले सकता है। और मैंने ये सब चीजें करके दिखाई, और ऐसा करने वाला भी मैं देश का पहला सैनिक पूरे देश का। अब बोलोगे यार तुम तो सोच के परे वाले आते हो, तो ये सारी चीजें मैं तो आपको बता रहा हूं, क्या आप कर सकते हैं? हाँ भैया कर सकते हो, जो कर सकते हो हाथ बढ़ा दो। बस बस पहले 42 किलोमीटर दौड़ लो, उसके बाद सोचना आयरन मैन के बारे में। मेरा तो एक फटा हुआ है, वो ठीक से काम नहीं करता, और मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि 2015 में मेरी उम्र 30 वर्ष थी, और मैंने उस दिन 1 घंटा और 53 मिनट में हाफ मैराथन पूरी की। 1 घंटा और 53 मिनट 2022 में दिल्ली में यही डिस्टेंस मैंने 1 घंटा और 35 मिनट में पूरी की। अब मैथ के कैलकुलेशन वाले मुझे बताएं कि पर किलोमीटर कितना पड़ा, कितने मिनट पर किलोमीटर। पहले मैं थोड़ी सी अपनी घटना बता दूं 26/11 के बारे में।
दोस्तों निराश होने की जरूरत नहीं है, समय बहुत है आपके पास में। खूब स्टडी करो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, फिर हवा में मत रहो, समझे? अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 3-4 चीजें याद रख लेना। पहले है अपने एक्सक्यूज को नो कर दो। दूसरा अपने विजन पे काम करो। तीसरा अपना गोल सेट करो। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिसिप्लिन। किस चीज के बारे में? जो आप करना चाहते हैं उसके लिए जो समय की सीमाएं आप तय करते हो, डिसिप्लिन को बहुत अच्छी तरह से कई जगह पर अलग अलग तरह से आपकी लाइफ में डिस्क्राइब किया जा सकता है। पहले मैं अपनी घटना के बारे में बता दूं। मैं 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें अपनी टीम को लीड करने वाला था। सबसे आगे चलने वाले को मैं पूरी टीम को लीड कर रहा था। एक अंधेरे रूम में चारों टेररिस्ट के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ। इसके ऊपर मैंने अपनी किताब भी लिखी है। उस किताब का नाम है 26/11 Braveheart। 26/11 Braveheart, my encounter with the terrorists that night। उस दिन और पूरे के पूरे 26 घंटे के ऑपरेशन में अगर किसी का एनकाउंटर हुआ तो वो अकेला बंदा मैं और जिंदा मेरा ही अकेले का एनकाउंटर उनके साथ होगा पूरे के पूरे 26 घंटे। समझ में आ गई? तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी के। उस दिन ये देश घुटनों पर जाने वाला था। अगर हम 30 सेकंड भी लेट हो जाते तो ये देश हॉस्टेज सिचुएशन फेस कर रहा है। हॉस्टेज सिचुएशन जानते हो आप क्या होती है? हॉस्टेज बोलो भाई आप ही बताते रहो। आज लोगों को बंद कर लिया जाता है और सरकार से अपनी बातें मनवा ली जाती है। बंधक बनाना, बंद नहीं किया जाता, बंधक बनाना और अपनी डिमांड। ये बहुत बढ़िया आधा तो बहुत बढ़िया करेक्ट है तुरंत, बहुत बढ़िया। लोगों को गन पॉइंट पर रखना, बंधक बनाना और अपनी मांगे। तो ऐसा हुआ। उस सिचुएशन में मैंने अकेले उन चारों टेररिस्ट के साथ में 30 मिनट तक फायरिंग की थी। 185 लोगों को बचाने में मैं कामयाब रहा। उनका एक जो रक्षक बैग था उसमें 500 AK-47 के राउंड थे, 8 AK-47 की मैगजीन थी, 16 हैंड ग्रेनेड थे, ड्राई फ्रूट थे और करेंसी थी जो कि वहां से इस बैग से रिकवर की। 185 लोगों में से आज देश का सबसे बड़ा उद्योगपति कौन है? नाम बताएगा क्या? सबसे बड़ा उद्योगपति है? हाँ, अडानी भी उधर ही बराबर वाले लोग में था। 185 लोगों में 4 मेंबर पार्लियामेंट थे, जबरदस्त सीनेटर थे, बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां थी, महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेट थे, अमेरिकन थे, दुबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, 3 शादियों के गेस्ट थे। उन्हें बचाने में मैं कामयाब रहा। लेकिन उसके बदले जो झेला, एक कान चला गया, उस दिन के बाद से इस कान से सुनाई नहीं आया। एक फेफड़ा चला गया, चेस्ट के आर पार गोली निकल गई, 4 रिब्स टूट गई। 2 साल तक इस हाथ से ना तो कुछ उठा सकते थे ना कुछ कर सकते थे। 2 साल तक कोई ट्रीटमेंट नहीं था, पूरा फेफड़ा फट चुका था, कोई दवाई नहीं थी, कोई ट्रांसप्लांट नहीं था इसका, कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने कहा भैया यही जिंदगी है, थोड़ी सी बची है, जी लो। उसके बाद मैंने योग का रास्ता अपनाया। आस्था चैनल पर स्वामी रामदेव जी को देखकर
मैंने योग को अपनाया और योग से 4 साल तक लगातार 3 से 4 घंटे एक बार बैठकर योग करता था। और 2012 में मैंने दौड़ना शुरू किया, जब डॉक्टर ने ये कहा था तुम जिंदगी भर दौड़ नहीं सकते, तुम जिंदगी भर स्विमिंग नहीं कर सकते, तुम जिंदगी भर फ्री फॉल नहीं कर सकते, तुम जिंदगी भर पानी के नीचे गोताखोरी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं गोताखोर भी हूं और पैरा जंपर भी हूं। तो 2012 से आज कितना है, कचरा होता था उसमें से बनाई गई है सारी की सारी आपकी एलोपैथी की दवाइयां। पता है आपको, क्रूड ऑयल से आपकी मैक्सिमम दवाइयां क्रूड ऑयल का जो वेस्ट बचता है, आपकी डिस्प्रिन, एस्प्रिन, सब कुछ मैक्सिमम परसेंटेज आपके वहीं से बनती है। और जिस बंदे ने सब निकाल के और मार्केट में बेचना शुरू किया, वो विश्व का पहला बिलियनियर बना। मिलियनियर नहीं, बिलियनियर है, सबसे पहला। उसने अपने पैसे के दम पे यूरोप में, अमेरिका में जो पुरानी पद्धति थी इलाज करने की, वो सारी की सारी बाय गवर्नमेंट से रूल लेकर आए और सारी की सारी जो पद्धति थी यूरोप में, वो सारी की सारी बैन कर दी गई। भारत इसीलिए बचा रहा क्योंकि यहां पर सब लिखित सारी चीजें थी। हर घर में दादी के नुस्खे थे, हर घर में कुछ ना कुछ लोगों को पता था कि इस पेड़ को काट के इसका पत्ता ये लगाएंगे तो इस काम आएगा, ये करेंगे तो ये काम आएगा। हर घर में चीजों की थोड़ी थोड़ी जानकारियां थी, बड़ी जानकारी नहीं थी तो थोड़ी थोड़ी जानकारी थी। हर इलाके में बड़े बड़े वैद्य हुआ करते थे, अभी भी है ना। उनकी वजह से ये आयुर्वेद आज भी जिंदा है। यूरोप में, अमेरिका में ये सब चीजें पूरी तरह से इनकी प्रैक्टिस बैन कर दी गई। अब उस व्यक्ति का नाम जाके आप बन सकते। अभी पता चल गया, आप जो गोलियां खा रहे, दवाइयां खा रहे, क्या है वो, क्या है। अब खाने से पहले एक बार सोच लेना कहां से निकाल कर वो बनाई गई है। विद प्रूफ दे सकता हूं आपको हर चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाकर गूगल करो, आपको सब मिल जाएगा। अभी तक इनको ये पता ही नहीं, यही पढ़ते हैं और आपको पता ही नहीं है। 16 साल हो गए मुझे शौर्य चंद्र अवार्ड हुए। मैं आपकी नस नस मुझे पता है लोगों, हर घाट का पानी मैंने पिया, हर चीज के बारे में पूरी की पूरी जो कहूंगा वो फैक्ट के साथ आए, बिना फैक्ट के कोई बात ही नहीं है। बता दो, किसी को पता है कितने गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, कितने चक्र हैं टोटल गैलेंट्री अवार्ड? अच्छा, नहीं पता? अब ईमानदारी से हाथ खड़ा करें किसको नहीं पता। ईमानदारी से मोबाइल नीचे रख दो, गूगल बंद कर दो। नहीं, मैंने वो सवाल ही नहीं पूछा ना, मैंने तो टोटल पूछा। अच्छा, शौर्य चक्र किसको मिलता है? आप ऐसे ही शौर्य चक्र है, ये है वो है। जब आपको टेक्स्ट में नॉलेज ही नहीं तो आप उस बंदे को कभी जान ही नहीं सकते। सही कह रहे हो कि नहीं? आप लगेगा हाँ ऐसी है भी, हाँ होगा है, मुझे ऐसी है कि नहीं भाई? ऐसे ही है नहीं है। अब यहां से जब ग्राउंड आप निकलोगे ना तो 99% यही होगा। हमें क्या वो मिला है ना, हमारा क्या। अच्छा ये बताइए, कितने लोग टोल क्रॉस कर चुके हैं? टोल
टोल करते हो, टोल क्रॉस गाड़ी में बाइक से कहीं ना कहीं जाते हो, टोल पड़ता है कहीं पर कि नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। तो कितने लोगों ने आज तक टोल क्रॉस नहीं किया? हाथ खड़ा करो। टोल क्रॉस नहीं किया कोई भी टोल। अब एक काम करना, उस टोल पर रुकना, और ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, उस पर लिखा हुआ है कि इन लोगों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। पता है तुम्हें? नहीं पता? उसी लिस्ट में उन सब चक्रों के नाम लिखे हुए। अब मैं यही कह रहा हूं कि ये हमारा युवा वर्ग है। अब मुझे ये बताइए कि आप एसेट हैं कि लायबिलिटी? बिना जानकारी के, नॉलेज है नहीं, ज्ञान है नहीं, आप इस देश का बंटाधार करोगे कि उद्धार करोगे? बताओ ना, कैसे एसेट हो? आप इस देश का विकास करोगे, ऐसे विकास करोगे तो आपको कुछ पता ही नहीं, एक सब्जेक्ट को लेकर आप भाग रहे हो, आप कुछ दिन बाद नौकरी ढूंढना शुरू कर लोगे और नौकरी में भी गए हमें परेशान ही रहोगे, स्ट्रेस में जियोगे। आज एमएनसीज में काम करने वाले 90% लोग स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, पता है आपको? और उनमें से 40% आईवीएफ सेंटर जाते हैं। क्यों? लड़की मां नहीं बन सकती, लड़का बाप नहीं बन सकता। चलो मैं हटा देता, पढ़ो आप, पढ़ो और आगे। अच्छा ठीक, कोई कैप भी पहनी है मैंने, उसमें भी क्या लिखा हुआ है? इसके बारे में जानकारी है आपको? कुछ जानकारी है? हमारे भाई ने बताया था आयरन मैन मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने ये जो उपाधि थी और नहीं की थी, किसी ने उनको बोल दिया था, वो आयरन मैन हो गए, लौह पुरुष हो गए। वो घटना पता है जिस घटना के बाद उनको लौह पुरुष कहा गया है? बता सकता है कोई? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत अच्छे। लेकिन क्या घटना घटी थी जिसकी वजह से उनको लौह पुरुष कहा गया? कोई भी बता दे, हाथ खड़ा कर, कोई भी। अब आप बताइए। यस, हाँ बताइए, क्या घटना घटी थी? उनके गाल पे फोड़ा निकला हुआ था, तो उनको मतलब गरम सलाख से वो धोना था उसके लिए, तो सब डर रहे थे ये काम करेगा, और तब उन्होंने अपने आप उठा के नहीं, वो घटना नहीं। नहीं, वो भी नहीं। वो क्या थे? प्रोफेशनली बैरिस्टर थे। बैरिस्टर जानते हो आप? लंदन से वो लॉ की डिग्री लाए थे, उनका काम था लॉयर थे, अगर हम अभी की भाषा में बात करें बैरिस्टर थे। तो जब वो आर्गुमेंट कर रहे थे किसी केस पर आर्गुमेंट चल रहा था, तो एक तार उनके पास आया। तार समझ तो तार पहले चलते थे, तार देखे कभी आपने? तार पुराने जमाने में तार चलते थे। तो तार आया और जेट तार था, तो उन्होंने तार को देखा, क्योंकि आर्गुमेंट चल रही है तो बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता, पता आपको? नहीं। जब लॉयर या बैरिस्टर, अभी लॉयर है, अगर लॉयर आर्गुमेंट कर रहा है ना किसी केस का, तो उसको बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं की जाती, आर्गुमेंट ही करता है। तो अगर कोई चीज ऐसी होती थी, तार आया था, तो इसका मतलब क्या था? अर्जेंट जीत लिया अपने आर्गुमेंट।
उस तार पे क्या लिखा था पता है आपको? उस तार पे लिखा था कि आपकी पत्नी स्वर्गवास, पत्नी का स्वर्गवास है। तार पे लिखा। उस तार को पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया था, उसको अपनी पॉकेट में डाला। उस घटना के बाद कहा जब इतना त्याग कर सकता है, छोड़ सकते थे बीच में आर्गुमेंट, लॉयर के हाथ में रहता है, आर्गुमेंट करेगा वो नेक्स्ट हियरिंग लगा दीजिए, अर्जेंट है मैं जाता, कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उस आर्गुमेंट को पूरा किया और उसके बाद अपनी पत्नी का क्रियाक्रम के लिए गए। उस घटना के बाद उनको कहा गया कि जो इतना सहनशील व्यक्ति हो, जो इतनी बड़ी बात होने के जब पैर जमीन पर नहीं है, हवा में ही रहो, कभी नीचे आ ही नहीं सकते। जब हमारे, अब क्या शब्द कहूं मैं, क्या शब्द कहूं? आप सैनिकों का त्याग कैसे जानोगे थे? आपको गैलेंट्री अवार्ड नहीं पता था। आप उन लोगों के त्याग को कैसे पहचानोगे? जब आप बैठोगे किसी कुर्सी पर जाकर, वो कुर्सी सैनिकों के खून से रंगी होगी। आज देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं तो सबसे पहले नमन सैनिकों को करते हैं। क्यों? उनको पता है कि आजादी ऐसे ही नहीं मिली, उसके लिए खून बहाना पड़ता है। और आज आप आजादी में सांस ले रहे हो तो उसकी पेमेंट कोई बॉर्डर पर कर रहा है, अपना खून बहाकर कर रहा है। इसीलिए मैंने पूछा कि भाई चक्र कौन कौन से होते हैं? जब आप यही नहीं जान सकते तो उनका सम्मान क्या करोगे? हमें क्या है, मरने दो, अपने लिए गया है, मुझे क्यों, मैं तो सेफ हूं। तो सेफ किसकी वजह से हो, वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। अगर लाल किले पर तिरंगा है तो किसकी वजह से? बहुत बार मुझे लोगों ने बोला भी है कि भाई सैनिक का काम तो मरने का ही होता है, सैनिक बॉर्डर पर खड़ा हुआ है तो मरने का काम है, उसको जो पेमेंट दी जा रही है मरने के लिए दी जा रही है। तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि अगर सैनिकों को ये तनख्वाह, ये पैसा जो मिल रहा है वो चिंदी है, वो मतलब चिंदी ही है मेरे सामने, उस त्याग के सामने कुछ नहीं है, तुच्छ है जो आप दे रहे हो। आपकी जान की कीमत क्या है पता है आपको? तो फिर नहीं बता सकते। तो मैंने ये कहा कि भाई जब वो मरने ही जाता है, इतने युद्ध हम कैसे जीत गए? सेलिब्रेशन करते हो? नहीं करते हो? तो सेलिब्रेशन किस बात का है? वो जीत का है कि हार का है? बताओ। अगर जीत का है तो फिर उन वीरों को याद करो जिन्होंने जीत दिलवाई, जिन्होंने हमारे एनिमीज को, दुश्मन को मारा। क्योंकि कोई भी युद्ध मरकर नहीं जीता जा सकता, जिंदे हो लड़ सकते हो तो ही जीत सकते हो, चाहे आप अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हो या आप बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हो। युद्ध हमेशा लड़कर ही जीता जाता है और आपकी जिंदगी में भी सेम ही चीजें हैं। और यहां पर कोई वॉर में, युद्ध में कोई रनर अप नहीं होता, एक लूजर होता है और एक विनर होता है। सेम ही आपकी ही जिंदगी है, या लूजर बनोगे या विनर बनोगे। रनर अप आप अपनी जिंदगी में कभी बन ही नहीं सकते। क्या है? लायबिलिटी की एसेट। बताइए। चलिए वहीं पे छोड़ देते हैं थोड़ा। आप